क्या हो जब एक लेडी की अचानक रात को नींद खुले, उसके हस्बैंड को वो मरा हुआ पाए और अचानक उसका बेटा उसके आंखों के सामने गायब हो जाए और उनके मर्डर का दोषी उन्हें ठहराया जाए। तो क्या है उस मिस्टीरियस घर का राज, चलिए जानते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बेहतरीन कोरियन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है हाउस ऑफ डिसअपियर्ड। ये फिल्म की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड सबसे बेस्ट पार्ट इसका क्लाइमैक्स, जब असली ट्विस्ट सामने आता है वो बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। साल 2017 में आई फिल्म को IMDb पे मिले हैं 6.3 आउट ऑफ 10, विच इज़ डिसेंट। नाउ बिफोर हेडिंग फॉरवर्ड, इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में यस लिख दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। ऑल्सो कल हमारे चैनल पे वन ऑफ द बेस्ट कोरियन मूवी की एक्सप्लेनेशन आने वाली है विच इज़ बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी एंड इस फिल्म के लिए मुझे काफ़ी सारे सजेशंस आए हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर डैट। नाउ विद एब्सोल्युटली नो फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, ये फिल्म की कहानी पास्ट और प्रेजेंट में जंप होती रहती है। इस वजह से मैं इसे लीनियर वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें कुल 5 टाइमलाइंस दिखाए गए हैं। साल 1992 में एमिली नाम की लेडी अपने हस्बैंड जेड और अपने 2 बेटे जॉन और जैक के साथ रहती थी। अचानक ही एक दिन एक सुपरनैचुरल कारण से उनके परिवार पर अटैक होता है और इस वजह से एमिली बेहोश हो जाती है। पर जब उसे होश आता है, उसके चेहरे से खून गिरा था और उसका परिवार उसके आसपास नहीं था। वो तुरंत बेसमेंट की ओर जाती है और वहाँ उसके हस्बैंड जेड को किसी ने नाइफ से मार दिया था। तभी एमिली की आंखों के सामने उसका बड़ा बेटा जॉन को एक अनजान हाथ अंदर खींच लेता है, यानी वो एक डोरवे के अंदर मिस्टीरियस कारण से गायब हो जाता है। और जब एमिली उस डोरवे को देखने जाती है, वो एक दीवार बन जाता है, यानी एमिली के हस्बैंड जेड और बड़ा बेटा जॉन अब मर चुके थे मिस्टीरियस कारण से। पर यहाँ सोचने वाली बात यह थी, एमिली का छोटा बेटा जैक कहाँ गया? तो दोस्तों, इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आती है और उन्हें एमिली के फिंगरप्रिंट्स मर्डर वेपन पे मिलते हैं और इस कारण से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है अपने पूरे परिवार के मर्डर के जुल्म में। फिर दिखाते हैं एमिली को 25 सालों की सज़ा मिलती है और हम एज अ वे सोचते हैं कि एमिली ने सच में परिवार को मारा था या फिर कोई उसे फंसा रहा है। पर आखिर कौन? अब दिखाते हैं 25 सालों की सज़ा के बाद एमिली बूढ़ी हो चुकी थी और उसे एक शर्त पे रिलीज़ कर दिया जाता है कि वो अपनी बाकी ज़िंदगी उसी घर में हाउस अरेस्ट होकर बिताएगी जहाँ सारे मर्डर्स हुए थे, और कुछ दिनों तक उस घर के पास ऑफिसर्स रहेंगे जिससे एमिली भाग ना पाए। एमिली के घर में आने के बाद उसे कई सारे पास सीन्स याद आ रहे थे और वो हर पल उदास थी। जो मर्डर उसने नहीं किया उसकी सज़ा उसे मिली। यही नहीं, पर उसका बेटा जॉन गायब भी हो गया और आज तक उसे कोई भी ढूंढ नहीं पाया। एमिली अपने और अपने परिवार के पास्ट को याद करती है और हमें पता चलता है जेड एमिली के दूसरे पति थे और जेड और एमिली का बेटा था जैक, और बड़ा बेटा जॉन एमिली के एक्स हस्बैंड का बेटा था और इस वजह से जेड जॉन से नफरत करते थे। यही नहीं, जेड एक बहुत ही गंदे इंसान थे जो हमेशा एमिली से बदतमीज़ी करते थे। नॉट ओनली डैट, वो जॉन को हमेशा डांटते और मारते रहते थे। पर इन सब के बावजूद दोनों भाई जॉन और जैक में बहुत प्यार था। अब अगला सीन प्रेजेंट टाइम का था और एमिली से मिलने एक फादर आते हैं। फादर का मकसद एमिली के मन में गॉड के विश्वास को वापस जगाना था, पर एमिली गॉड को मानने से साफ इनकार करती है, क्योंकि गॉड अगर हैं तो क्यों उन्होंने उसके साथ इतना बुरा होने दिया। तभी फादर घर के अंदर आकर कहते हैं, मैं जानता हूँ आप इनोसेंट हो और मैं आपकी हेल्प करूँगा जॉन को ढूंढने में, बट क्या बता सकते हो आखिर हुआ क्या था? तो एमिली अपने परिवार के पास्ट को नरेट करती है और हम देख पाते हैं जॉन और जैक अपनी एक दोस्त सैम और उसकी बहन एलिस के साथ घर लौट रहे थे। सारे बच्चे नटखट थे और एक बूढ़ी लेडी के गेम पार्लर में बिना पैसे दिए गेम खेल के भाग जाते हैं। फिर जॉन, जैक, सैम और एलिस एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और सैम और जॉन एक यूनिक हैंडशेक करते हैं। उसके बाद हम देख पाते हैं एलिस और जॉन एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे और जॉन एक पेंडेंट एलिस को गिफ्ट करता है जिसका रेफरेंस हमें आगे मिलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं जॉन और जैक घर आ जाते हैं। वो एज़ यूजुअल अपनी वाइफ एमिली से गंदे तरीके से बिहेव करते हैं और फिर घर से चले जाते हैं। उसके बाद काफ़ी रात हो जाती है और तभी एक अनजान आकृति उनके घर पर आती है एंड घर पे स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ होने लगते हैं जिसे देख एमिली डर जाती है। तभी एक अनजान शख्स जॉन को एक नोट देकर वहाँ से गायब हो जाता है।
एमिली ये आवाज़ सुन घबरा जाती है पर जल्दी से जॉन से मिलती है, मानो पता नहीं उसने क्या ही देख लिया हो। दूसरी तरफ जब वो जैक को देखती है वो भी बिल्कुल घबराया हुआ था। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है दोस्तों जिसका रेफरेंस हमें आगे मिलेगा, सो प्लीज़ आप इस सीन को याद रखना। दूसरे दिन वहाँ पुलिस आती है और जॉन से पूछताछ होती है पिछली रात आखिर हुआ क्या था, पर जॉन सहमा हुआ था और वो कुछ भी नहीं बता पाता। फिर एमिली जॉन से पर्सनली बात करती है और जॉन उसे एक नोट देता है जो रात को उसे उसी अनजान शख्स ने दिया था। उस नोट में लिखा था, इस घर को छोड़ दो वरना जैक और जॉन मारे जाएंगे। एमिली इस बात पे थोड़ी डर जाती है और अगले ही सीन में गेम पार्लर वाली ओनर उन्हें कहती है आपके घर में कुछ तो गड़बड़ है और वो सजेस्ट करती है आप एक फ्यूंग शाय को कंसल्ट कीजिए। पर फ्यूंग शाय जब घर आते हैं तो उन्हें अनजान आकृति की आवाज़ आती है और उनके होने का एहसास होता है और वो एक शमन को बुलाने को कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर प्रेजेंट टाइमलाइन में फादर एमिली को कहते हैं मेरे जाने का समय हो गया है पर मैं फिर से वापस आऊँगा, तब तक मैं घर के बारे में और पता करता हूँ। और काफ़ी रिसर्च करने पे उन्हें पता चलता है साल 1967 में एक परिवार इसी घर में रहता था, एक मदर और उनकी 2 बेटियां, पर अचानक एक दिन तीनों गायब हो गए थे मिस्टीरियस कारण से। अब नेक्स्ट सीन में एमिली घर पर थी और उसे स्ट्रेंज लोग दिखते हैं लाइक 2 बहनें और जापानीज़ लेडी, और ये देख एमिली डर जाती है और पास्ट के बारे में सोचने लगती है। फेंग शुई के कहने पर एमिली ने एक शमन को बुलाया था और शमन के आने पर वो एमिली को आँख बंद करने को कहती है। पर कुछ देर आँख बंद रखने पर जब एमिली आँख खोलती है तो उसे एक ओल्ड मैन और कई सारे लोग दिखते हैं, मानो जैसे वो किसी की रूह हो या सच के इंसान जिनका राज भी आगे खुलेगा। और उसे देख एमिली डर जाती है और शमन और बाकी लोगों को घर से भगा देती है। उसके बाद जॉन खेलकर घर वापस आता है पर उसके साथ उसका भाई जैक नहीं था। तो एमिली पूछती है तुम्हारा भाई जैक कहाँ गया? तो जॉन कहता है वो अभी तक घर नहीं आया, वो मेरे से पहले घर के लिए निकल गया था। और कुछ देर बाद जैक की लाश पास लेक के किनारे मिलती है और ये देख पूरा परिवार रोने लगता है और जेड इस बात पे बहुत रोते हैं और उन दोनों से नाराज़ हो जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे जैक के बारे में क्यों नहीं दिखाते हैं फिल्म के स्टार्ट में, सिंस जैक वॉज ऑलरेडी डेड। अगले सीन प्रेजेंट का था और फादर काफ़ी जगह जाकर उस मिस्टीरियस घर के बारे में खोज करते हैं और एक पुराने लाइब्रेरी में ढूंढने पर उन्हें पता चलता है इस घर को 1942 में जापानीज जनरल द्वारा बनाया गया था और ये आर्टिकल एक रिपोर्टर ने लिखा था। और फादर तुरंत उस रिपोर्टर के पास जाते हैं जो कि बूढ़े हो चुके थे। वो बताते हैं साल 1967 और साल 1992 में 2 फैमिलीज़ रहने आए थे, एक एमिली की और एक दूसरी लेडी की, पर दोनों के साथ मिस्टीरियस इवेंट्स हुए। बट इन सब की शुरुआत इन दोनों से नहीं बल्कि सबसे पहले साल 1942 में हुई थी जब जापानीज जनरल ने इस घर को बनाया था और वो कोरियन फार्मर्स पे बहुत जुल्म करा करते थे। इस वजह से फार्मर्स ने एक दिन उनके घर पे अटैक किया। वह जापानीज जनरल और उनकी वाइफ घर के बेसमेंट पे एक डोरवे था उससे गायब हो गए, जिसे देख फार्मर्स के होश उड़ जाते हैं और ये झूठ फैलाया जाता है कि हमने जापानीज जनरल को मार दिया, जबकि असल में वो उनसे मिल भी नहीं पाए थे। अब फादर इस पूरी घटना को डिकोड करते हैं कि हर 25 साल में ये इवेंट्स रिपीट होते हैं, साल 1942, 1967 और 1992, और तभी वो समझ जाते हैं अगली घटना 1992 के 25 साल बाद यानी साल 2017 में होगी। वो जल्दी से एमिली को ये बात बताते हैं पर वो कहती है मैं यहीं रहूँगी और अपने बेटे जॉन को ढूंढूंगी। और काफ़ी रात हो जाने पे वो फादर को जाने को कहती है। तभी घर के घड़ी पे रात के 11:11 हो जाते हैं और एमिली देखती है सामने वही दीवार जिससे जॉन 25 साल पहले गायब हुआ था, वहाँ एक डोरवे बन जाता है। एमिली उसके अंदर जाती है और वो अपने ही घर पे निकलती है। पर तभी हम देख पाते हैं ये घर साल 2017 वाला नहीं बल्कि 1992 वाला है, यानी कि जब एमिली जवान थी और बूढ़ी एमिली जवान एमिली को देख पाती है, यानी कि वो 2017 से 1992 में टाइम ट्रैवल कर चुकी थी, यानी वो खुद 25 साल पहले जो स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ हुई थी उसी का कारण बनती है। वहाँ वो जॉन को एक नोट देती है और दूसरी तरफ दूसरा जॉन आकर जैक से मिलता है। तो दोस्तों आपके मन में काफ़ी सारे डाउट्स होंगे कि आखिर हो क्या रहा है, तो मैं आपको इस सीन को ब्रीफली समझाता हूँ। रात को 11:11 पे उस घर के बेसमेंट का डोरवे खुलता है और 2017 में बूढ़ी एमिली किसी कारण से पास में 1992 में चली जाती है। वहाँ वो सारे मिस्टीरियस इवेंट्स का कारण बनती है, यानी कि आपको याद होगा साल 1992 वाली एमिली को अनजान आकृति दिखती है, वो और कोई नहीं बल्कि 2017 वाली बूढ़ी एमिली थी।
फिर बूढ़ी एमिली समझ जाती है कि 25 साल पहले वो खुद ही खुद से मिलती है, तो वो जॉन से जल्दी से मिलने जाती है और अपने बेटे को बहुत प्यार करती है, क्योंकि उसके टाइमलाइन में उसका बेटा गायब हो चुका था। वो वहाँ जॉन को एक नोट देती है जिसमें लिखा था घर छोड़ देने के बारे में। अब आप समझ गए होंगे क्यों अगले दिन पुलिस आती है और जॉन डरा हुआ था। दूसरी तरफ उसी दिन 1992 में छोटे भाई जैक से मिलने उसका बड़ा भाई जॉन आता है। अब ये जॉन वो है जिसे कुछ दिन बाद एक अनजान शख्स डोरवे से ले जाता है और यहाँ आकर वो अपने भाई से गला मिलता है, क्योंकि उसके टाइम में तो जैक मर चुका था। यानी कि इस टाइमलाइन में दो एमिली थी, एक 1992 वाली और दूसरी 2017 वाली। दो जॉन भी थे, एक 1992 यानी आज वाला और एक कुछ दिन बाद जब जैक की मौत हो जाएगी। अगले सीन में दिखाते हैं बूढ़ी एमिली को वहाँ पे जापानीज लेडी और दो लड़कियाँ दिखती है, जिसे देख वो डर कर डोरवे से अपने टाइम की ओर भागती है, पर वो साल 2017 में पहुँचे बिना एक अंधेरी जगह पहुँच जाती है और वहाँ उसे एक बूढ़ा इंसान मिलता है जो कि शमन जब आई थी तब दिखता है और हमें पता चलता है ये बूढ़ा इंसान और कोई नहीं बल्कि एमिली का बेटा जॉन खुद है। और यहाँ खुलता है असली ट्विस्ट। तो दोस्तों दरअसल हर 25 साल में 11वें महीने नवंबर के 11वें दिन को रात के 11:11 में घर के बेसमेंट का दीवार एक डोरवे बन जाता है और टाइम गैप के कारण सारे टाइमलाइंस ओवरलैप करने लगते हैं। जापानीज जनरल और बूढ़ी लेडी 1942 से और 1967 वाली मदर और उनकी दो डॉटर्स जो कि इस घर में कैद थे, टाइम ओवरलैप के कारण वो लोग अलग अलग टाइमलाइन में दिखने लगते हैं। फिर बूढ़ा जॉन कहता है मैं 75 ईयर्स फ्यूचर से आया हूँ, आपको ये बताने आप ये लूप को एंड कर सकते हो। पर एमिली कहती है कौन सा लूप? वो बताता है आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, आप जाकर अपने हस्बैंड जेड को 1992 में मार दो, क्योंकि वो अपने बेटे जैक की मौत का जिम्मेदार जॉन को मानता है और वो उसे मारने वाला है। और फिर आप जॉन यानी मुझे 1992 से 2017 में ले आओ, जिससे मैं बड़ा होकर आज से ठीक 75 ईयर्स बाद फिर से ये चीज़ आपको बताऊं और लूप कंटिन्यू होता रहेगा। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप जॉन को मरने दो जेड के हाथों, जिससे ये लूप हमेशा के लिए एंड हो जाएगा एंड यही डेस्टिनी है। पर एमिली कहती है नहीं, जो हुआ है या फिर जो हो रहा है उसे होने दो, मैं कुछ भी नहीं बदलूंगी। अब कहानी उसी दिन आ जाती है जो कि फिल्म का स्टार्ट था। आपको याद होगा जवान एमिली बेहोश थी और अचानक उसकी आंखें खुलती है, उसके सर से खून गिरा था और दूसरी तरफ जेड को देखते हैं जो कि जॉन को मारने वाला था। पर तभी वहाँ बूढ़ी एमिली आकर जेड को मार देती है और जॉन को बचा लेती है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है जॉन को अलविदा कहकर, यानी कि अब 1992 वाली एमिली जेल नहीं जाएगी, क्योंकि जॉन गवाही देगा कि जेड ने मारने की कोशिश की। पर तभी बूढ़ी एमिली को अपना एक प्रॉमिस याद आता है जो उसने बहुत पहले जॉन से किया था जब वो एक छोटा बच्चा था, कि जॉन को एक हार्ट डिजीज़ है और वो जॉन से प्रॉमिस करती है मैं तुम्हारा इलाज करवा के रहूँगी और तुम्हारे बायोलॉजिकल डैड जैसे तुम्हें जल्दी नहीं मरने दूँगी। इसलिए बूढ़ी एमिली जॉन को डोरवे से अंदर खींच लेती है। जवान एमिली को लगता है ये किसी अनजान आकृति का काम है और फिर एमिली को जेल ले जाया जाता है जैसे कि स्टार्ट में हुआ था। अब आते हैं आगे की कहानी पे। बूढ़ी एमिली जॉन को लेकर 2017 में आ जाती है, जहाँ जॉन से मिलने फादर आते हैं और फादर और जॉन एक सीक्रेट हैंडशेक करते हैं। और ये वही हैंडशेक है जो कि जॉन और उसका बेस्ट फ्रेंड सैम बचपन में करते थे। यानी फादर और कोई नहीं बल्कि सैम था, जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड जॉन को बचाने में कामयाब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में बूढ़ी एमिली फादर को सारी कहानी बता देती है और जॉन से कहती है तुम्हें फादर के साथ 75 ईयर्स रहना होगा और अपनी हार्ट डिजीज़ ठीक कर तुम इसी घर पे मुझसे मिलने आना। फादर सैम जॉन को लेकर एक जगह पहुंचते हैं जहां एक यंग लेडी जो कि और कोई नहीं बल्कि एलिस थी, यानी जॉन की बचपन की क्रश, जो कि अब बड़ी हो चुकी थी। और जॉन उससे मिलता है और जॉन और वो एक दूसरे से मिलते हैं। जॉन अभी बच्चा था बट वो बड़ी हो चुकी थी। एंड हियर द फिल्म एंड्स। नाउ दोस्तों आई नो ये फिल्म की कहानी जानने के बाद आपके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे जिन्हें मैं एक एक करके आंसर करूंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक की समरी बता दूं इस कहानी की, जिससे आप सब कुछ ठीक से समझ पाओगे। साल 1942 जापानीज जनरल ने एक घर बनवाया और वो उस पर रहा करते थे। वो हमेशा कोरियन फार्मर्स पे जुल्म किया करते थे। इस वजह से फार्मर्स ने उनके घर पर अटैक किया, पर जापानीज जनरल और उनकी वाइफ उसी डोरवे से गायब हो गए, यानी इसी घर के एक टाइम लूप में कैद हो गए और वो हर 25 साल में टाइम ओवरलैप के कारण दिखने लगते हैं, पर हर पल वो उसी जगह पे मौजूद थे।
अगली कहानी ठीक 25 साल बाद 1967 में होती है, जब एक लेडी और उनकी 2 डॉटर्स भी एक दिन गायब हो जाते हैं अनजान कारण से, एंड सिमिलरली वो भी लूप में फंस जाते हैं। अब कहानी 1992 में आती है, एमिली, जेड, जॉन और जैक की। जैक एक्सीडेंटली गिरकर मर जाता है और गुस्से में जेड एमिली को मारकर बेहोश कर देते हैं और जॉन पर अटैक करते हैं, क्योंकि वो जैक की डेथ का दोषी जॉन को मारते थे। पर जॉन को बचाने वहाँ पे 2017 वाली एमिली आती है और जेड को मारकर वो जॉन को 2017 ले जाती है। और यहाँ पे 1992 वाली एमिली को होश आता है और ये देखकर वो शॉक हो जाती है। फिर उसे जेल ले जाया जाता है और 25 साल बाद वो घर लौटती है। दूसरी तरफ 2017 वाली एमिली और जॉन वापस घर लौटते हैं, जहाँ एमिली जॉन को फादर सैम को सौंप देती है। और 75 ईयर्स बाद जॉन बूढ़ा होकर इसी घर के लूप में एंटर करता है और 2017 वाली एमिली को ये सब बताता है। यानी कि इस पूरे फिल्म में 5 टाइमलाइंस हैं। 1942 जब इसका शुरुआत हुआ, फिर 1967 जब एक लेडी और उसकी 2 डॉटर्स यहाँ रहने आई, 1992 एमिली और उसकी फैमिली, 2017 जब एमिली और फादर ने इसे सॉल्व किया, और 2092 जब जॉन बूढ़ा होकर वापस एमिली को ये सब बताता है। अब आप ये सोच रहे होंगे, जॉन बूढ़ा होकर खुद ही के बचपन वाले रूप को बचाने को कैसे कह सकता है? तो इसका जवाब है लूप। तो दोस्तों, दरअसल ये घर मिस्टीरियस कारण से हर 25 साल में 11वें मंथ नवंबर के 11वें दिन रात को 11:11 में टाइम ओवरलैप करता है और हर बार एक न्यू लूप के एलिमेंट को ऐड किया जाता है। 2092 वाला जॉन भी लूप में कैद है और 2017 वाली एमिली भी, और हर वो शख्स जो इस घर में टाइम ओवरलैप के समय था वो लूप में कैद हो जाता है, क्योंकि वो डोरवे टाइम ट्रैवल तो करवाती है पर आपको समय में एक तरह से लटका कर छोड़ देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बूढ़ी एमिली अगर पास्ट में अपने पति को मारकर जॉन को किडनैप नहीं करेगी तो जॉन आकर उसे नहीं बताएगा ये सब, और एमिली इसी तरह लूप में फंसती चली जाती है और एमिली कहीं ना कहीं अपने किए हुए मर्डर की ही सज़ा भुगतती है। तो दोस्तों, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है इस कॉम्प्लिकेटेड कहानी को सिंपल लैंग्वेज में समझाने की। एंड अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप इंस्टाग्राम या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। ये फिल्म की कहानी बहुत ही ज़्यादा यूनिक थी एंड इसका बेस्ट पार्ट था इसका ट्विस्ट, जो कि बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल था, एंड इसका लूप वाला कॉन्सेप्ट भी काफ़ी अच्छा था। एंड ऐसे ही सेम एंडलेस लूप कॉन्सेप्ट को हमने डार्क सीरीज़ में देखा है। लाइक पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अगर फ्यूचर चेंज करेंगे तो पास्ट भी होगा और पास्ट को चेंज करने से प्रेजेंट और फ्यूचर भी, यानी तीनों को रिलेटेड हैं एंड आपस में ओवरलैप करते रहते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में यस लिख दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मैं आपको वापस से रिमाइंड कर दूँ, कल हमारे चैनल पे वन ऑफ द बेस्ट कोरियन मूवी की एक्सप्लेनेशन आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। Thank you so much for watching. See you soon.